Yes, students, now from today, in fact, today we are going to discuss the first colligative property, which is relative lowering in vapor pressure RLVP. As in the previous class, I had told you that this colligative property is the most important, in fact, most lengthy colligative property, and it carries about 60% of all the colligative properties. The topic colligative property covers about 75 to 80% of the chapter, and this alone colligative property carries about 60% of all the colligative property. इसलिए have the patience और बढ़िया ध्यान से try to understand. I'll explain you ये मानते हुए कि आपकी बेसिक्स बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए फ्रॉम द मोस्ट बिगिनिंग लेवल आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो इसको समझते हुए. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब मैं वेपर प्रेशर आपको बताऊं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा वेपर प्रेशर के बारे में. लेकिन वेपर प्रेशर भी समझाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इवेपोरेशन के बारे में. हालांकि पढ़ा हुआ है इवेपोरेशन, तो पता नहीं कब से ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन फिर भी नटशेल में इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस पे एट रूम टेम्परेचर. वेरी सिंपल. पानी आपके कमरे के फर्श पे बिखर जाता है और आप 2 घंटे 3 घंटे बाद आप आओ देखो, यू विल फाइंड नो वाटर एट ऑल. कहाँ गया वो पानी? दैट वाटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म. और उसके लिए आप पानी को आके गर्म करने तो आए नहीं थे, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ रूम टेम्परेचर पे ही. इसी फिनोमिनन को बोलते हैं इवेपोरेशन. अब आपको ये समझना चाहिए इवेपोरेशन में होता क्या है, मैकेनिज्म इसकी. थोड़ा सा इसको अनटाइडी हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूं पहले, फिर आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं. या इसको ये लो, हाईलाइट कर दिया मैकेनिज्म. नाउ आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली दे कीप मूविंग हियर एंड देयर. रैंडम मोशन होता है. दे कीप मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर भागते रहते हैं. एंड व्हाइल मूविंग, जैसे ही कोई लिक्विड सरफेस से बाहर जाने की कोशिश करता है, अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं. They are attracted by the inner molecule, and therefore these molecules are not allowed to leave the liquid surface. अब मूव करते समय ये लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से भिड़ते हैं. They collide with each other. They collide with the wall of container, and while colliding एनर्जी का ट्रांसफर होता है. एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी लूज किया तो दूसरे मॉलिक्यूल ने एनर्जी गेन किया. सॉरी, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है. ये होता रहता है. दैट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कभी कभी क्या होता है कि जो सरफेस पे पाए जाने वाले लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, ये देखो, ये रहा सरफेस, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सरफेस. सरफेस पे पाए जाने वाले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल बना रहा हूं, देखो. सब ड्राइंग पेंटिंग की शौक पूरा कर लेंगे. तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं, कभी कभी कोलिजन के दौरान इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कोलिजन के दौरान इनर मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव पुल को ओवरकम करते हुए, अट्रैक्टिव पुल
वो ओवरकम करते हो, माने इनर मॉलिक्यूल उनको खींचते रहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उन अट्रैक्टिव पुल की परवाह ना करते हुए दे आर एस्केप्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, बिकम फ्री, एंड बिकमिंग फ्री का मतलब दे बिकम गैसियस। इसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन वर्ड्स। इवेपोरेशन में ये देखो, द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस पे पाए जाने वाले जो मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, दे आर एस्केप्ड एंड बिकम गैसियस। तो इवेपोरेशन में आपने देखा कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं, इसीलिए इवेपोरेशन इज सेड टू बी अ सरफेस फिनोमेनन। एक चीज और, इस प्रोसेस में चूंकि मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल निकल गए, तो बची हुई लिक्विड की एवरेज एनर्जी पे उसका क्या फर्क पड़ेगा बताओ। आपकी क्लास में यदि मान लो 50 बच्चे हैं और आपकी उसमें कुछ हाई स्कोरिंग है, कुछ लो स्कोरिंग है, हर तरह के बच्चे, कुछ बिलो एवरेज भी हैं। अब उसमें जो हाई स्कोरिंग बच्चे हैं वो किसी और सेक्शन में क्लास में ट्रांसफर हो गए, तो आपके क्लास की एवरेज परसेंटेज का क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल गो डाउन। दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। बिल्कुल यही होता है यहां भी। चूंकि मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल सरफेस से निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, इसलिए बची हुई लिक्विड की एवरेज एनर्जी, ये देखो मैंने लिखा है एवरेज एनर्जी बची हुई लिक्विड की, चूंकि मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल निकल गए, अब ये देखो रेड से दिखाऊंगा, इसलिए बची हुई लिक्विड की एवरेज एनर्जी फॉल्स डाउन, एंड सिंस एवरेज एनर्जी फॉल्स डाउन हेंस टेम्परेचर आल्सो फॉल्स डाउन। और इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये बहुत कॉमन फैक्ट है, 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, आपने भी पढ़ा होगा। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्यों कूलिंग कॉज करता है, वो इसकी मैकेनिज्म है। तो आपने देखा कि ओवरऑल इवेपोरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल, मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस से फ्री हो जाते हैं एंड दे बिकम गैसियस, राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस, since the most energetic molecules are removed, therefore average energy of the liquid falls down and therefore temperature also falls down. That's one thing. अब इसको मैं रब कर देता हूं, ये कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गया है। It has become colorful, therefore I am going to rub it. इवेपोरेशन के बारे में एक चीज और, फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वैसे तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहां मैं 2 फैक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, एक टेम्परेचर, एक सरफेस एरिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल बी एबल टू लीव द लिक्विड सरफेस एंड हेंस मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सही है नहीं है? अरे सही है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है क्योंकि लिक्विड की एनर्जी बढ़ेगी। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल विल बी कैपेबल ऑफ लीविंग द लिक्विड सरफेस एंड मोर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। और दूसरा फैक्टर, मेन फैक्टर जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, वो है सरफेस एरिया। एक लिक्विड को, ये लिक्विड मान लो X है, यहां मैंने डायग्राम बनाया है, किसी टेम्परेचर T पे इस वेसल में रखा, ये देखो एक बड़ा सारा वेसल है, और इसी लिक्विड X को उसी टेम्परेचर पे इस तरह के एक नैरो वेसल में रखा।
क्या लग रहा है आपको? दोनों में इवेपोरेशन की रेट सेम होगी या अलग अलग होगी? अरे सेम होगी क्या? ये देखो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल। विल द रेट ऑफ इवेपोरेशन बी सेम? नो, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है, एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो ऑफ कोर्स इसमें इवेपोरेशन की जो रेट है वो दूसरे वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि ग्रेटर द सरफेस एरिया। ये इस तरह के सिंबल हम जनरली यूज करते हैं नोट्स में। आप एग्जामिनेशन शीट में इस तरह के सिंबल बिल्कुल यूज नहीं करोगे, नहीं तो टीचर मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं। डिडक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मिलेगा ही नहीं। These symbols are not allowed। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द वर्ड काउंट, ताकि कम शब्दों को पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जान सको। खैर, सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा सरफेस एरिया कम करने पे इवेपोरेशन की रेट कम होती है। तो ये प्रेशन के बारे में मैंने आपको इवेपोरेशन के बारे में बता दिया, क्या होता है इवेपोरेशन ये बता दिया, कैसे होता है इवेपोरेशन मैकेनिज्म बता दिया, और इवेपोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा वेपर प्रेशर के बारे में। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेपर प्रेशर। थोड़ा सा इसको जूम करने दो। नाउ आई विल बी टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर फिर ये मान लो एक वेसल है, आई फिल्ड अ लिक्विड इनसाइड इट, और इसको मैंने पैक कर दिया, कॉर्क लगा दिया, एंड आई लेफ्ट द लिक्विड इनसाइड। लिक्विड के तौर पे कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा? वाटर विल बी अंडरगो इवेपोरेशन, विल कन्वर्ट इनटू वेपर। ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होंगे। ये वेपर के मॉलिक्यूल, जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं, ये लो वेपर के मॉलिक्यूल को मैं ब्लू से दिखा रहा, दे विल मूव हियर एंड देयर। व्हाइल मूविंग दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, they will collide with the wall of container, and sometime these vapor molecule collide with the surface of liquid. As soon as they collide with the surface of liquid, here red, liquid to vapor, blue vapor to liquid. जैसे ही ये लिक्विड सरफेस से कोलाइड होंगे, they will become a part of the liquid। कहने का मतलब है कि यदि इस वाटर को छोड़ देंगे तो वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। धीरे धीरे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एंड वेपर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग बैक इनटू वाटर। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और वेपर का वाटर में दोबारा कन्वर्ट होना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। शुरू में इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होती है, कंडेंसेशन की रेट कम होती है। जैसे जैसे वेपर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, इवेपोरेशन की रेट बढ़ती जाएगी, कंडेंसेशन की वेपर की क्वांटिटी बढ़ती है, कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा, और कुछ समय बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जिस रेट से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उसी रेट से गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग बैक इनटू लिक्विड। और ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब ये वेसल क्लोज हो। यदि वेसल क्लोज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम अटेन होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, क्योंकि वेपर जो है बाहर निकल जाएंगे।
तो how the equilibrium will be attained? It's not possible. Equilibrium will be attained only if the vessel is closed. ये एक चीज है। ये जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं जो लिक्विड सरफेस के ऊपर हैं कंटेनर में, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर या कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। गॉट इट? इसीलिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और वॉल ऑफ कंटेनर, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। और एक चीज बहुत कॉमन है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक साथ ही लिख दे रहा हूं। ये देखो, here I have written रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इवेपोरेशन की रेट होगी, वेसल में बनने वाले वेपर की क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी और इसलिए वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वेपर्स तो ही क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। Therefore, greater the rate of evaporation, more will be the quantity of vapor and more is going to be the vapor pressure. तो ये हो गया वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक के तरफ आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। इसको पहले मेरे को क्लियर करने दो। तो ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ द वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन। क्यों मैंने इवेपोरेशन पहले बताया? जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, बनने वाले वेपर्स की क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी और इसलिए इवेपोरेशन की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर on addition of a non-volatile solute to a pure solvent। मतलब समझ में आया टॉपिक का? एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर दिस colligative property, in fact for the next colligative properties also। सारी इनफैक्ट सारी की सारी colligative property जो है शुरू की 3, वो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बेस्ड है और ध्यान से आपको इसके बारे में सोचना है। प्योर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यदि मैं ऐड करता हूं, नॉन वोलेटाइल माने एक ऐसा सोल्यूट जो खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जैसे शुगर, सॉल्ट, ये खुद वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इनको ऐड करें तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। पानी है और उसमें चीनी डाल दें तो आपको क्या लग रहा है? टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करें तो क्या लग रहा है? वेपर प्रेशर सेम होगा, अलग होगा? अलग होगा तो क्या होगा? यह है प्योर सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट को I will be showing throughout the chapter, I will be showing the solvent by letter A and solute I will be showing by the letter B। और ये solute नॉन वोलेटाइल है, इट्स नॉन वोलेटाइल। मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो P0। इस प्योर सॉल्वेंट में
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, मैंने ए में बी डाल दिया, अब ए और बी का सोल्यूशन हो गया। इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है मान लो पी। क्या आपको लग रहा है, क्या पी नॉट और पी की वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? अलग होगी तो कम होगी या ज्यादा होगी? क्या होगी? व्हाट डू थिंक? सोचो, इस चीज को सोचो और रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि आगे के सारी चीजें इसी फैक्ट पे बेस्ड है। यदि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा उससे पहले आपको यह सोचना चाहिए इवेपोरेशन की रेट पे क्या असर होगा। ये मान लो एक वेसल है, इसमें ए भरा है, माने प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, और ऐसा ही दूसरा वेसल है, उसमें ए और बी का मिक्सचर है, सेम टेम्परेचर पे। यहां पे देखो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है और इसका वेपर प्रेशर पी है। यहां पे देखो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल है विच आर वोलेटाइल। यहां सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल होंगे, साथ साथ बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, कुछ तो होंगे। इसलिए जो वोलेटाइल कंपोनेंट ए है, ऑफ कोर्स उसका सरफेस एरिया इससे तो कम ही होगा। भाई यहां सिर्फ ए था, यहां ए के अलावा बी भी है, बी के भी कुछ मॉलिक्यूल है। देयरफॉर ऑफ कोर्स ए का जो सरफेस एरिया है, माने इसका जो ये मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, तो फर्स्ट केस में ऑफ कोर्स सरफेस एरिया किसका? जो वोलेटाइल पार्ट है उसका, और वोलेटाइल पार्ट है सॉल्वेंट। चूंकि यहां सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ऑफ कोर्स उनका सरफेस एरिया यहां ज्यादा होगा, फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा। इसलिए फर्स्ट में इवेपोरेशन की रेट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट में यहां पे इवेपोरेशन की रेट सोल्यूशन में कम होगी, और इसीलिए इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन से ज्यादा होगा, या सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इवेपोरेशन के रेट में कमी होती है, और इवेपोरेशन के रेट में कमी होने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। यदि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट है, तो ऑफ कोर्स P की जो वैल्यू है वो P नॉट से कम होगी। क्यों कम होगी बता दिया मैंने, क्योंकि सोल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, इसलिए इवेपोरेशन की रेट कम होती है, और इसलिए वेपर प्रेशर भी कम होता है। आप कहो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना डाल के वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे तो क्या होगा? तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो क्या होगा, इट्स डिफिकल्ट टू से। फिर तो वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट वाटर से या सॉल्वेंट से ज्यादा वोलेटाइल है, कम वोलेटाइल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हुआ तो 100% वेपर प्रेशर में कमी होगी, और वेपर प्रेशर में जो भी कमी होगी, जितनी भी कमी होगी, that is called lowering in vapor pressure. It is known as lowering in vapor pressure. यदि मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो मान लो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P है, और पता है कि P की वैल्यू P नॉट से कम है, तो पहले वेपर प्रेशर P नॉट था, अब वेपर प्रेशर हो गया P, तो लोअरिंग कितने की हुई? लोअरिंग हो गई P नॉट माइनस P, हुई या नहीं हुई?
तो P नॉट माइनस P जो है इट्स कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक। हाँ, ये देखो यहां मैंने समझाया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यदि P नॉट हो और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P हो तो ऑफ कोर्स P की वैल्यू P नॉट से कम होगी। तो P नॉट माइनस P जो है इट विल शो द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू P नॉट माइनस P। Is it clear to you all? Any doubt to anybody? क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार मैं इसको रिपीट करता रहूंगा इस चीज को। क्या है वो चीज? वो चीज है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी होती है, या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो। और क्यों कमी होती है मैंने समझा दिया, कितनी बार समझा दिया। वो इसलिए क्योंकि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द सरफेस एरिया ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट डिक्रीजेस, rate of evaporation decreases, and therefore vapor pressure also decreases. So now we are going to have addition of a volatile solute टू अ प्योर सॉल्वेंट। पहले था एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब वोलेटाइल सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूट जो खुद वोलेटाइल हो और उसको सॉल्वेंट में डाल दे, जैसे मान लो वाटर में अल्कोहल ऐड कर दे, तो क्या होगा? जैसे सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है और बी खुद जो है वोलेटाइल है। अब होगा क्या कि चूंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल हैं, बोथ विल कन्वर्ट इनटू वेपर। ए भी वेपर में कन्वर्ट होगा और बी ऑल्सो विल कन्वर्ट इनटू वेपर। जो टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। ए के मॉलिक्यूल के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से मतलब समझ रहे हो ना, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो मान लो पी ए है। बी के मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो मान लो पी बी हो, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो पी बी हो। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लास 11th में आपने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा कंटेनर में, P इज गोइंग टू बी द सम ऑफ PA एंड PB। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, वगैरह वगैरह। अब जो एयर का टोटल प्रेशर क्रिएट होता है उसमें नाइट्रोजन का भी रोल होता है, ऑक्सीजन का भी रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड सो ऑन। क्योंकि each and every component, each and every gaseous component present in the air has their own contribution in developing the total pressure. वैसे ही A और B दो volatile substances का यदि मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर में A का भी कंट्रीब्यूशन होगा, B का भी कंट्रीब्यूशन होगा। A की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ वो PA हो, B की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ वो PB हो। तो टोटल प्रेशर P जो है इट विल बी द सम ऑफ PA एंड PB। अब
इस टोटल प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करोगे? तो आप पहले पीए और पीबी की वैल्यू निकालोगे, ए और बी दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, और इस पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज अ लॉ. द लॉ इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ. Therefore, राउल्ट्स लॉ ये इंडिकेट करता है, पहले राउल्ट्स लॉ क्या है ये तो बात की बात. फॉर व्हाट द राउल्ट्स लॉ इज यूज्ड? राउल्ट्स लॉ इज यूज्ड to find the partial pressure of a particular component in the mixture of two or more volatile liquids. दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर हो और किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, वी यूज द राउल्ट्स लॉ. ये मैंने लिखा है. आगे मैं हर जगह आपको बताऊं, कोई भी लॉ क्या है ये जानने से पहले हम ये जानेंगे फॉर व्हाट द लॉ इज यूज्ड. अंडरस्टैंड? तो किसी सॉल्यूशन में यदि कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर निकालना हो उस वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो वी टेक द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ की हेल्प लेते हैं. अंडरस्टैंड? तो क्या है राउल्ट्स लॉ ये अब मैं आपको बताऊंगा. किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए वी यूज दिस लॉ. वोलेटाइल कंपोनेंट का, यदि वोलेटाइल कंपोनेंट एक से ज्यादा हुए तो हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकलेगा अलग अलग, और डाल्टन लॉ लगा देंगे फॉर फाइंडिंग द टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट. नाउ आई विल लेट यू नो what the Raoult's law is. मान लो दो लिक्विड का, दो वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर है. We have the mixture of two volatile liquids. मान लो सॉल्वेंट है A और इसमें सल्यूट प्रेजेंट है V विच इज वोलेटाइल. वोलेटाइल ध्यान रखना, मैंने क्या वर्ड यूज किया कि दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस A एंड B. जैसे मान लो दोनों वोलेटाइल हैं, जैसे मान लो A जो है वाटर है और B मान लो अल्कोहल है. दोनों वोलेटाइल है. A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है P0 है. वोलेटाइल है भाई, प्योर स्टेट में भी वेपराइज होगा ही होगा. B भी वोलेटाइल है, B भी प्योर स्टेट में वेपराइज होगा. B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है P0 भी है. सॉल्यूशन के अंदर A का मोल फ्रैक्शन हो XA और सॉल्यूशन के अंदर B का मोल फ्रैक्शन हो XB. तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, PA is going to be equal to P0A into XA and PB is going to be equal to P0B into XB. And therefore, according to Dalton's law of partial pressure, total pressure P is going to be equal to PA plus PB means P0A XA plus P0B XB. This will be the total pressure of the solution. यहां PA क्या है? PA is the partial pressure of A. P0A क्या है? Vapor pressure of A in pure state. XA क्या है? A का मोल फ्रैक्शन solution के अंदर. PB is the partial pressure of B. P0B वेपर प्रेशर ऑफ B when it is in pure state. जब प्योर स्टेट में हो तो A का वेपर प्रेशर P0 है, B का वेपर प्रेशर P0B. XA एंड XB दोनों सोल्यूशन के अंदर उनके मोल फ्रैक्शन है. अब यहाँ पे P0A और P0 की B की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी.
डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है ए और बी के, और किसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा वो उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, उस लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने लिया 3 लिक्विड, वाटर लिया, अल्कोहल लिया, गैसोलीन लिया, पेट्रोल लिया, तीनों वोलेटाइल है। सेम टेम्परेचर पे यदि मैं प्योर वाटर लूं, सेम टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे अल्कोहल लूं और उसी टेम्परेचर पे गैसोलीन लूं, तो प्योर स्टेट में गैसोलीन का जो वेपर प्रेशर है वो अल्कोहल से ज्यादा होगा और अल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गैसोलीन जो है वो अल्कोहल से ज्यादा वोलेटाइल होता है और अल्कोहल जो है वाटर से ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो किसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा वो कांस्टेंट है, वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, उसमें पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जितना ज्यादा होगा, उस लिक्विड कंपोनेंट का इवेपोरेशन रेट उतना कम होगा और उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो किसी का प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है वो उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है और वो कांस्टेंट है। तो चूंकि पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, देयरफॉर पी ए बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये देखो, क्योंकि पी नॉट ए पी नॉट बी कांस्टेंट, तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। दैट इज नोन एज, यही राउल्स लॉ है। इसी को अपने वर्ड्स में आप बोल दो तो वो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट होगा। सिंस P naught A and P naught B are constant, therefore PA proportional to XA and PB proportional to XB. This is called Raoult's law. इसी को हम Raoult's law बोलते हैं। Therefore, इसी को अपने वर्ड्स में फ्रेम करो। According to Raoult's law, PA means partial pressure of a component in the mixture of two or more volatile liquids is directly proportional to its mole fraction. समझ में आया? इस स्टेटमेंट, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही मैं वर्ड्स में ले रहा हूं। दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंसेस के मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। Vapor pressure of a particular component is directly proportional to its mole fraction. इसी को अपने वर्ड में ले लिया। यही राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन है और ये सही भी है। थ्योरेटिकली भी इसको सोचो तो ये सही, तो मैथमेटिकल हुआ। थ्योरेटिकली भी सोचो तो ऑफ कोर्स दो सब्सटेंस ए और बी का यदि मिक्सचर है तो ऑफ कोर्स जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके मोल का फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसके वेपर्स भी ज्यादा होंगे और उसके वेपर ज्यादा होंगे तो टोटल प्रेशर में उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, नोन एज राउल्ट्स लॉ। अंडरस्टैंड? माने यदि लिक्विड दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो, दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो, तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पीए directly proportional to XA and PB directly proportional to XB. That is known as Raoult's law. Understand?
इज इट क्लियर टू यू ऑल? किसी को कोई डाउट? क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हाँ, तो नाउ पीए की वैल्यू, पी की वैल्यू पीए के बराबर होगी, जैसा कि मैंने बताया कि यदि शुगर और वाटर का सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि वाटर इज द ओनली कंपोनेंट विच इज वोलेटाइल, विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। उसमें शुगर का कोई रोल नहीं होगा। शुगर का पार्शियल प्रेशर जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, पीबी इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। तो P विल बी इक्वल टू पी ए, और पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है, तो P विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। समझ में आ गया? नाउ एज वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, पता है आपको। ए और बी का मिक्सचर है, तो एक सोल्यूशन में ए और बी के मोल फ्रैक्शन का सम जो है 1 होता है, क्योंकि मुझे सल्यूट के टर्म्स में लाना है ये एक्सप्रेशन। तो यदि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो ऑफ कोर्स एक्स ए की वैल्यू जो है 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा। इस 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू, जो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी है, वो यहां पे डाल दो, तो P विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह आ गया 1 माइनस एक्स बी। एक्सपैंड करो इसको, P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। P इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब पी नॉट ए एक्स बी को LHS में शिफ्ट करो, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी, या पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। मैथमेटिकल चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल चल रहा है। अब पी नॉट ए माइनस पी थ्योरेटिकली सोचो है क्या? पी नॉट ए माइनस पी, पी नॉट ए है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पी नॉट ए माइनस पी, ऑफ कोर्स इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी कितनी हुई? पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाला, तो अब उसका वेपर प्रेशर हो गया पी। ऑफ कोर्स चूंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो पी की वैल्यू पी नॉट ए से कम होगी, तो पी नॉट ए माइनस पी इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। पी नॉट ए को नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में, तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स बी। दिस पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, यही है RLVP। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि XB के इक्वल है, विच इज इक्वल टू XB। XB सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और सल्यूट का मोल फ्रैक्शन सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। XB डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। P नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू XB। XB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, होता है, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। देयरफॉर P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए इज ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, एंड सिंस इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये इसका वेरिफिकेशन हो गया कि हाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं एक बार और दोबारा मैं समझा देता हूं आपको। आई हैव टेकन द 2 pages टुगेदर एंड आई एम रिवाइजिंग द थिंग। टॉपिक वाज
एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट। ए एक प्योर सॉल्वेंट है, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डाला। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। ए चूंकि वोलेटाइल है, इसका पार्शियल प्रेशर है पी ए। बी जो कि नॉन वोलेटाइल है, ऑफ कोर्स इसका पार्शियल प्रेशर पी बी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये खुद नॉन वोलेटाइल है। टोटल प्रेशर पी हो गया पी ए प्लस पी बी के बराबर। चूंकि पी बी की वैल्यू 0 है, देयरफॉर पी बिकम्स इक्वल टू पी ए, पी इक्वल टू पी ए। लेकिन राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी की वैल्यू हो गई पी नॉट एक्स ए। अब पी की वैल्यू पी नॉट एक्स ए यदि पुट कर दें तो टोटल प्रेशर P विच इज इक्वल टू पी ए, ये हो गया पी नॉट एक्स ए। मुझे एक्सप्रेशन जो है वो सोल्यूट के टर्म में चाहिए, तो मैंने कॉन्सेप्ट यूज में लिया कि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू 1 होती है। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू यदि 1 है तो एक्स ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इसमें मैंने पुट कर दिया, तो P बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए की जगह आ गया 1 माइनस एक्स बी। इसको ओपन कर दो। ओपन करोगे तो P विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए एक्स बी को मैं लेफ्ट में ले आया, तो पी नॉट ए एक्स बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी, या पी नॉट ए माइनस पी बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। पी नॉट ए is the vapor pressure of pure solvent, P is the vapor pressure of solution, so P naught A minus P is lowering in vapor pressure. This lowering in vapor pressure P naught A minus P becomes equal to P naught A into XB. P naught A को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में लाने पे P naught A minus P upon P naught A becomes equal to XB. This P naught A minus P upon P naught A is called relative lowering in vapor pressure. P naught A minus P तो lowering in vapor pressure, लेकिन P naught A minus P upon P naught A is relative lowering in vapor pressure which is equal to XB. अब XB की वैल्यू सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, तो P naught A minus P upon P naught A की वैल्यू भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी, एंड सिंस इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, hence P naught A minus P upon P naught A relative lowering in vapor pressure is a colligative property. हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते समय शुरू में हम वेरीफाई करेंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, और फिर हम उसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। वी विल बी डेराइविंग इट्स फॉर्मूला। तो ये अभी तक रहा टू वेरीफाई हाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका फॉर्मूला भी डेराइव हो गया साथ साथ कि relative lowering in vapor pressure which is relative lowering in vapor pressure which is P naught A minus P naught A minus P upon P naught A is going to be equal to XP. ये इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। Am I clear? Am I clear? Now next thing which we have to do is calculation of molecular mass using RLVP. हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये 2-3 चीजें हमें पढ़नी है। पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये वेरीफाई करेंगे, माने वो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। फिर हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेराइव करेंगे, और तीसरी चीज, विद द हेल्प ऑफ एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ वी वांट वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी अननोन सब्सटेंस। किसी भी अननोन सब्सटेंस का सोल्यूट का आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहो तो आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से निकाल सकते हो। RLVP से वो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास का क्या एक्सप्रेशन होगा, दैट वी आर गोइंग टू हैव। मान लो सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सॉल्वेंट A है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट B है। A का मोल फ्रैक्शन X है, B का मोल फ्रैक्शन XB है। तो अभी आपने पढ़ा P naught A माइनस P अपॉन P naught A,
RLVP ये XB के बराबर होगा और XB की वैल्यू हो जाएगी NB अपॉन Na प्लस NB के बराबर। अब यहां पे एक कंडीशन ले रहे हैं, मान लो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो। डाइल्यूट होने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट के जो मोल्स हों वो सोल्यूट से बहुत ज्यादा हो। यही तो मतलब होता है डाइल्यूट सोल्यूशन का, कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सोल्यूट बहुत कम है। माने Na की जो वैल्यू होगी वो NB से बहुत ज्यादा होगी। यदि ऐसा है तो Na प्लस NB विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na। अब Na प्लस NB को यदि मैं Na लिख दूं तो P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A विच इज NB अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB की जगह दिए मैं Na लिख दूं तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na ओनली है, क्योंकि NB को हमने नेग्लेक्ट कर दिया इन कंपैरिजन टू Na प्लस NB बिकम्स इक्वल टू Na। तो ये हो जाएगा NB अपॉन Na। अब NB है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। गॉट इट? इसको ब्रेक कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, NB की वैल्यू हो जाएगी WB अपॉन MB, माने मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन Ma, माने मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, Ma चला जाएगा ऊपर WB के साथ, MB आ जाएगा नीचे। तो एक्सप्रेशन होगा P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A LHS में, और RHS में हुआ WB इंटू Ma ये ऊपर गया था, अपॉन डिनोमिनेटर में WA इंटू MB नीचे आ गई, WA इंटू MB। हमें MB की वैल्यू निकालनी है। MB माने हमें मोलर मास चाहिए, सोल्यूट का मोलर मास ही तो निकाल रहे हैं, और सोल्यूट का मोलर मास यहाँ पे हो गया MB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके MB निकाल लो। MB को लेफ्ट में ले गए, बाकी सबको नीचे ले आए, नीचे ऊपर ले गए। तो MB बिकम्स इक्वल टू, MB को इधर आया लेफ्ट में, P नॉट A ऊपर गया, P नॉट A माइनस P नीचे आया। तो एक्सप्रेशन हो गया MB इज इक्वल टू P नॉट A इंटू WB इंटू MA अपॉन P नॉट A नीचे आया, P नॉट A माइनस P इंटू WA। This is the standard formula for finding the molecular mass. Molecular mass निकालने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। एक बार और बता दूं, ये देखो जूम इन करके, A और B दोबारा बता दे रहा हूं एक बार और, A और B का मिक्सचर है सोल्यूशन। A का मोल फ्रैक्शन x है, B का मोल फ्रैक्शन XB, तो P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB होता ही RLVP, विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। सोल्यूशन यदि डाइल्यूट हुआ तो Na की वैल्यू NB से बहुत ज़्यादा होगी, Na प्लस NB को Na लिख सकते हैं। तो P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na। थोड़ा सा मेरे को ये क्लियर कर लें। तो Na प्लस NB की वैल्यू हो गई Na, तो ये हो गया P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन Na। अब NB अपॉन Na को इलेबोरेट कर लिया, NB की जगह हो गया WB अपॉन MB और Na की जगह हो गया WA अपॉन Ma। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A, ये Ma ऊपर गया, MB नीचे आया, तो ये हुआ WB इंटू Ma अपॉन WA इंटू MB, WA अपॉन इंटू MB। अब MB निकालना है तो MB को लेफ्ट में ले जाओ, MB बिकम्स इक्वल टू P नॉट A इंटू WB इंटू Ma अपॉन P नॉट A माइनस P इंटू WA। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट using
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहां मैं थ्योरेटिकली यदि आपको समझाऊं थोड़ा सा, थ्योरेटिकली, ये तो चलो मैथमेटिकल रहा, थ्योरेटिकली यदि थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई अननोन सब्सटेंस आपको दिया है और उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक सॉल्वेंट सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो वाटर लिया। अब उस वाटर की कितनी क्वांटिटी ली आपने, कौन सा सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, तो उसका मोलर मास पता होगा, मींस Ma पता होगा। कितने ग्राम वाटर लिया, Wa हो गया। फिर उस वाटर का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मेजर करो, P0A की वैल्यू आ गई। फिर उसमें जो अननोन सब्सटेंस है उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करो। अब अननोन सब्सटेंस क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कितनी क्वांटिटी ऐड की वो तो पता होगा, Wb। तो अननोन सब्सटेंस की क्वांटिटी आ गई Wb। अब जैसे ही अननोन सब्सटेंस वाटर में ऐड करोगे, चूंकि वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आया, P, ये मेजर कर लो आप। अब आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है, प्योर सॉल्वेंट का वेट पता है, प्योर सॉल्वेंट का मोलर मास पता है, सल्यूट की क्वांटिटी Wb पता है, सल्यूट डालने पे जो वेपर प्रेशर हुआ सोल्यूशन का वो पता है P। इन सब की वैल्यू डाल दो फॉर्मूले में, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट, एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट using the relative lowering in vapor pressure. Am I clear? अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं लेंदी टॉपिक है, ये मैं जो है वो इसकी शीट्स I'll attach. With the help of the sheet you read it out, and then after understanding each and every concept, then you study from the textbook, means NCERT. Then your concept is going to be thorough. पहले समझो, seeing the video, first you understand the concept, read the sheets provided which will help you in understanding the topic, and once you become thorough with the topic, then you read the textbook, because textbook actually is made for the teachers. The language is quite complicated. In first go, if you are going through the textbook, understanding will be a bit difficult. इसलिए पहले टॉपिक को आप समझो टॉपिक। एक बार टॉपिक को आपने समझ लिया कि हाँ, आई एम थॉरो विद द टॉपिक, थॉरो विद द चैप्टर, मेक each and every topic thorough, prepare each and every topic, and once you get thorough with each and every topic, then you read it from the textbook. Then understanding by the textbook will become easier for you people. और आपके हेल्प के लिए मैंने जिस शीट से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, I have attached the sheet that is going to help you out. अब नेक्स्ट क्लास में वो RLVP की ही है, इनफैक्ट RLVP का ही पार्ट है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो पहले, देन ओनली आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन आप समझ पाओगे। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इन दैट वीडियो आई लेट यू नो।